हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। ठीक है, तो एक राज्य से लेकर एम्पायर तक का सफ़र कि राज्य क्या होता है और एम्पायर क्या होता है। ठीक है, तो राज्य से लेकर एम्पायर कैसे बनता है तो उसके बारे में चैप्टर है ये। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। रोशन्स रुपीज़, ठीक है, रोशन के रुपए। रोशन क्लच द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। रोशन जो है इसमें एक लड़की है, ठीक है, वो जो है अपने नोट्स जो है उसने अपने नोट्स पकड़ रखे हैं जब उसके ग्रैंडफादर ने जो उसको उसकी बर्थडे पर दिए थे। वाइल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, क्योंकि वो जो है उस समय बहुत बुरी तरीके से एक सीडी खरीदना चाहती है। शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, और वो ये भी चाहती है कि वो जो नए नए नोट्स हैं करारे क्रिस्पी, जो करारे करारे नोट उसके पास हैं तो उनको छूना चाहती थी। एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, और नए नोट्स के बारे में फील करना चाहती थी। इट वॉज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी। तभी उसने नोटिस किया कि नोट के ऊपर गांधी जी का स्माइलिंग फेस बना हुआ है। प्रिंटेड ऑन द राइट साइड में गांधी जी का एक जो है स्माइलिंग फेस बना हुआ है। एंड अ टाइनी सेट ऑफ लॉइंस ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट में जो है लॉइंस का जो है छोटा सा लॉइंस का सेट बना हुआ है। व्हाट वर द लॉइंस देयर फॉर, शी वॉन्डर, उसे ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि इस पर लॉइंस क्यों बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। द लॉइंस दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। हम जो ये नोट्स पर जो लॉइंस देखते हैं तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। जो सिक्कों पर देखते हैं या फिर नोट्स पर देखते हैं तो ये इतिहास जो है बहुत पुराना है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हो कि जो है पत्थरों पर लिखे जाते थे पहले। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप, ठीक है, पत्थर का एक स्टैचू टाइप का होता था ये, और इसके ऊपर स्टोन्स जो बने होता है एक पिलर के ऊपर बनाया हुआ है। तो ये सारनाथ में है, ठीक है, ये एक सारनाथ में है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स known to history, and on his instruction inscriptions were inscribed on pillars as well as on the rock surfaces। ठीक है, तो सारनाथ पिलर है। ठीक है, अशोका जो थे एक ग्रेटेस्ट रूलर से, एक ग्रेटेस्ट महान शासक था जो कि जाना जाता है हिस्ट्री में। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन, और जो उसने इंस्ट्रक्शन दिए, जो उसने इंस्क्रिप्शन दिए, प्रमाण दिए, वो सब एक पिलर्स पर लिखे हुए हैं। एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस, जो कि एक चट्टान पत्थर की तरह चट्टान का बना हुआ है। Before we find out what was written in this inscription, let us see why his kingdom was called an empire। ये जानने से पहले कि what was written in this inscription, कि उसके inscription में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, let us see why his kingdom was called an empire। तो क्यों उसके राज्य को एक एम्पायर कहा जाता है, अशोका का जो राज्य है उसको एक एम्पायर क्यों कहा जाता है। द एम्पायर दैट अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाई हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, अशोका का जो एम्पायर है उस पर उसके ग्रैंडफादर ने शासन किया, जो कि उसको उसके ग्रैंडफादर से मिला, दादाजी से मिला, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे वो, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मोर देन 2300 ईयर्स एगो, जो कि 2300 साल पहले आए थे। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि 2300 साल पहले अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने ही उसको ये शासनकाल संभालने की आज्ञा दी थी, उन्होंने ही शासन दिया था उनको। ठीक है, जो उसके दादाजी थे उन्होंने एम्पायर दिया था। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाई अ वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, उनको किसने सपोर्ट किया, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिसने सपोर्ट किया, उनका नाम था चाणक्य, या फिर उनको कौटिल्य भी बोला जाता है। मैनी ऑफ चाणक्यस आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र, और चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ एक बुक में भी छपे हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अगर ये आ जाए कि जो फेमस बुक है अर्थशास्त्र, उसके राइटर कौन है तो आप बताओगे कौटिल्य या फिर चाणक्य बोल सकते हो। और ये जो है चाणक्य जो है उनके दरबार में थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। डायनेस्टी, ये क्या होती हैं, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, जब एक ही फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं एक के बाद एक शासन करते चले जाते हैं, रूलर्स बनते चले जाते हैं। द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी, तो इस फैमिली को पूरी डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, जब एक फैमिली के मेंबर, एक ही फैमिली के मेंबर जो है लगातार एक के बाद एक शासन करते चले जाते हैं, जैसे कि उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनका बेटा आया, फिर उसके बाद अशोक आया, तो जब एक ही फैमिली के मेंबर, तो ये जो डायनेस्टी बोली जाती है। द मौर्यास वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो मौर्यास की जो डायनेस्टी थी इसमें 3 इंपॉर्टेंट शासक आए थे, महान शासक आए थे, जैसे कि चंद्रगुप्ता, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोक के दादाजी थे, उनके बाद उनका जो पिता थे बिंदुसार, एंड बिंदुसार का जो बेटा था वो अशोका था। ठीक है, तो 3 पीढ़ियों का इसमें दिया हुआ है, तो उसको डायनेस्टी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। ठीक है, तो मैप पर जो ब्लैक डॉट्स दे रखे हैं तो उससे पता चलता है कि इसमें कई सारे सिटीज़ थे इनके एम्पायर में। दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, जो कि सब पाटलिपुत्र से इंक्लूड थे। तक्षशिला एंड उज्जैन। ठीक है, तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। ठीक है, तो तक्षशिला वॉज अ गेटवे, ये नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, यहीं से सबका आना जाना होता था तक्षशिला से ही, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। ठीक है, जो सेंट्रल एशिया से इंक्लूड थी, जबकि उज्जैन जो थी वो ले ऑन द रूट फ्रॉम, जो नॉर्थ से साउथ तक जाने का रूट था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन प्रॉब्ली लिव्ड इन दिस सिटीज़, जो व्यापारी थे, ऑफिशियल्स थे और जो क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है, जो काम करते थे, बुनकर वगैरह जो होते थे, उनका जो वो शायद इसी शहर में रहते होंगे। जैसे ये ब्लैक डॉट बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तक्षशिला है, ये उज्जैन है। ठीक है, और इधर की साइड पाटलिपुत्र है ये। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है इसकी मेन कैपिटल थी ये, और तक्षशिला उज्जैन जो है छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था ये। तो इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, और दूसरे एरियाज में क्या था, जो गांव में जो गांव थे वहाँ पर जो किसान और पशुपालक भी रहते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया के कुछ एरियाज में देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, तो जैसे ये है तक्षशिला उज्जैन के बीच का जो पार्ट है, ये इधर का साइड का जो पार्ट है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर सिटीज़ नहीं थी, यहाँ पर गांव वाले नहीं रहते थे, यहाँ आसपास के जंगल था यहाँ पर, और यहाँ गांव वाले रहते थे, तो यहाँ पर जो है फार्मर्स और पशुपालक रहते थे। ठीक है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और इस एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में जितने भी लोग रहते थे वो सब अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते थे। ओके, दे प्रोबेबली आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और वो शायद जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वो अलग अलग तरीके का खाना भी खाते होंगे, एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और शायद वो अलग अलग तरीके के कपड़े भी पहनते होंगे। तो इसमें अलग अलग प्रांत के छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थे। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, जो अलग अलग प्रकार का खाना खाते थे, अलग तरीके की इनकी भाषाएं थी, और अलग तरीके के शायद ये कपड़े भी पहनते होंगे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स, तो ये जो एम्पायर्स होते हैं किंगडम से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। ठीक है, तो जो एम्परर्स होते हैं, ठीक है, एम्परर्स जो होते हैं उनको जो है राजा से ज़्यादा मोर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, मतलब उनको बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए उनके, क्योंकि उनका राज्य इतना बड़ा होता है, एम्पायर बहुत बड़ा होता है, और किंगडम जो होता है वो छोटा होता है। तो एम्पायर को क्या था, वहाँ रहने के लिए जो बड़े बड़े रिसोर्सेज के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए, ज़्यादा उनको आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स, तो इसीलिए वो क्या करते थे, जनता पर बहुत सारे जो लार्जर नंबर के ऑफिशियल्स लगाते थे, जिसको टैक्सेस बोला जाता था। तो टैक्सेस जैसे आज भी चलते हैं, आज भी टैक्स लिया जाता है, तो टैक्स जो है पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो एम्परर्स जो थे वो टैक्स वसूलते थे जनता से, प्रजा से अपनी। तो जैसे किसी के यहाँ भैंसें पल रही हैं तो उनसे दूध ले लिया तो ये टैक्स हो गया, किसी ने भेड़ें पाल रखी हैं तो उनके यहाँ से वूल आता था, तो राजा को मिलता रहता था। तो ये सब जो है टैक्सेस हैं। ठीक है, तो टैक्स किसी न किसी बहाने से किसी न किसी रूप में लिया जाता था। जैसे फार्मर से तो उनसे फसल ले ली थोड़ी सी कि इतना भाई गेहूँ हुआ है, इतने कुंटल तुम्हारे वहाँ, तो थोड़ा सा तुम हमें भी देना, तो ये टैक्स हुआ। तो इस तरीके से जो एम्परर थे अपनी आर्मीज़ के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे। अब आता है रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर पर शासन करना। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, जैसे कि बताया गया है कि एम्पायर जो है बहुत बड़ा होता था। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के शासक थे, इसमें जो अलग अलग तरीके से शासन चलता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, पाटलिपुत्र का इसके सामने का जो एरिया था वो जो है डायरेक्ट शासक के कंट्रोल में होता था। दिस मीन्ड दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। तो इसका मतलब ये था कि वो जो लोग थे, पाटलिपुत्र के जो एम्परर था, ठीक है, तो उसके अंडर में बहुत सारे ऑफिशियल्स आते थे। ऑफिशियल्स मीन सर्विस करने वाले सेवादार उनके। तो जो ऑफिशियल्स आते थे तो वो सब टैक्स वसूलते थे, किससे, किसानों से, पशुपालक से, क्राफ्ट पर्सन से, जो व्यापारी होते हैं, सॉरी ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी होता है, क्राफ्ट पर्सन मीन जैसे बुनकर वगैरह होता है, कोई उद्योग करते हैं, धंधे, तो उनसे, एंड हु लिव्ड इन विलेजेस, और जो कि गाँव में
और शहरों में रहते थे इस एरिया के, तो उनसे वो टैक्स वसूलते थे जो ऑफिशियल्स होते थे उनके। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, ठीक है, ऑफिशियल्स उन लोगों को पनिशमेंट भी देते थे जो उनकी जो है आज्ञा नहीं मानते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इन सारे ऑफिशियल्स को, जो बहुत सारे ऑफिशियल्स थे उनको सैलरीज भी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, मैसेंजर्स जो थे इधर से उधर जाते थे और आते थे। एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, ठीक है, तो स्पाइस मीन्स होता है जासूस, ठीक है, तो जो जासूस लोग जो थे वो इन ऑफिशियल्स पर नज़र भी रखते थे। मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिशियल से सारे काम करना है, वो टैक्स वसूलना है तो ठीक है उनका काम हो गया, नहीं, उनके ऊपर जासूस होते थे, जो जासूस ऑफिशियल्स की जो है ध्यान रखते थे कि वो कैसे टैक्स वसूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं सही से अपना कार्य तो उनको भी पनिशमेंट किया दिया जाता था। एंड ऑफ कोर्स दैट एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और जो एम्परर था वो इनको सुपरवाइज करता था विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। जो एम्परर होता था वो इनको सुपरवाइज करता था, इनका ध्यान रखता था विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर, जो इनके सीनियर मिनिस्टर्स होते थे और रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते थे। जैसे मैंने दिखाया भी पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र के दोनों साइडों में तक्षशिला उज्जैन थी, तो पाटलिपुत्र जो थी मेन राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र का जो एम्परर था वो ऑफिशियल अटेंड करेगा और ऑफिशियल की देख रेख के लिए जासूस होते थे, ठीक है, और जो एम्परर्स होता था, एम्परर्स की हेल्प कौन करता था इस सब कार्यों में, जो सीनियर मिनिस्टर थे और जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते, जैसे कि वो राजकुमार वगैरह हो गए, तो वही इनकी इस कार्य में हेल्प करते थे। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, तो ये जो एरियाज थे वो छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, और इन सब की क्या थी, एक प्रोविंशियल कैपिटल होती थी, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तक्षशिला उज्जैन मैंने दिखाया भी आपको। एल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, जिसमें क्या था, पाटलिपुत्र का थोड़ा कंट्रोल चलता था वहाँ पर भी। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो रॉयल राजकुमार होते थे, वो गवर्नर्स को भेजते थे वहाँ पर, लोकल कस्टम्स को भेजते थे, लोकल रहने वाले कस्टम्स होते हैं, और एंड रूल्स वर प्रॉब्ली फॉलोड, और जो लोग रूल्स मानते थे उनको वो फॉलो करने होते थे। बिसाइड्स देयर वर वेस्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, इसके अतिरिक्त क्या था, इन सेंटर्स के बीच में कुछ वेस्ट एरियाज भी थे, जैसे कि हियर द मौर्यास ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो यहाँ पर क्या था, मौर्यस जो थे वो रोड्स और रिवर्स का टैक्स लेते थे, जो कि इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने दिखाया था, मैप में दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार, जैसे ये मैप है, ठीक है, तो इसमें जो बीच का एरिया था, ये जो है उज्जैन और तक्षशिला के बीच का, जो ऐसा नहीं सारा एरिया खाली पड़ा, तो यहाँ पर जो है रोड और फॉरेस्ट थे, जंगल थे, तो यहाँ से इनसे टैक्स लिया जाता था, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण थे। तो पाटलिपुत्र वाले लोग जो थे, जो राजकुमार था, जो एम्परर था वहाँ का, तो वो उनसे टैक्स वसूलता था। ऑफिशियल जो थे उनके वही टैक्स वसूलते थे, लेकिन ज़्यादा तो पाटलिपुत्र में ही था, तो वो उनसे जो टैक्स वसूलते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, जैसे कि अर्थशास्त्र हमें बताती है, अर्थशास्त्र बुक है, बताया था पीछे भी, मैं कौटिल्य ने लिखी है, वो हमें बताती है कि नॉर्थ वेस्ट जो था वो ब्लैंकेट्स के लिए महत्वपूर्ण है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर, जहाँ पर कश्मीर में पता है पश्मीना चादर, पश्मीना कंबल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो नॉर्थ वेस्ट जो था वो ब्लैंकेट्स के लिए मशहूर था। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, और साउथ इंडिया जो था स्वर्ण के लिए और जो कीमती पत्थरों के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, और ये शायद पॉसिबल है कि जो दीज रिसोर्सेज थे ये ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट किए जाते होंगे, ठीक है। एक तो टैक्स होता था और एक होता था ट्रिब्यूट। अब हम ट्रिब्यूट के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ट्रिब्यूट क्या होता था, ठीक है। ट्रिब्यूट अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिक्स, बिल्कुल ही टैक्सेस की तरह नहीं था जो कि रेगुलर बेसिक पर कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि टैक्स तो जो है कभी भी कलेक्ट किए जाते थे। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, ट्रिब्यूट तब कलेक्ट किया जाता था जब व्हेन इट वॉज पॉसिबल, जब ये संभव होता था फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, जो कि जैसे कोई पर्सन है तो वो अलग अलग तरीके की वैरायटी आपको दे पा रहा है, तो मोर और लेस विलिंगली, अपनी जिसकी इच्छा ना हो तभी भी, जैसे लेस विलिंगली उसकी इच्छा नहीं है या फिर उसकी इच्छा है तभी वो दे पा रहा है, तो इस तरीके से ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था। ये जैसे मतलब मान लीजिए भैंस दूध दे रही है तो उसका दूध ले लिया, तो जब इसकी इच्छा है तो ये ट्रिब्यूट होता था। और जो टैक्सेस जो होते हैं वो किसी भी तरीके से दिया ही जाता है ना, वो तो उसका इंपॉर्टेंट था ही, बेसिक रेगुलर बेसिक पर दिया जाता था, लेकिन ये रेगुलर बेसिक पर नहीं दिया जाता था। ये जब दिया जाता था जब
इच्छा है आपकी तो आप दे सकते हो। देर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, यहाँ पर क्या था, जंगल का क्षेत्र भी था। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, इन एरियाज में जो लोग रहते थे वो ज़्यादा या फिर लेस इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि वो जो आत्मनिर्भर नहीं थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, लेकिन क्या था, इन लोगों के पास एलिफेंट्स थे, हाथी थे, टिम्बर थी, हनी थी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल। तो जो ये सामान जो था, तो इनसे लोग ऑफिशियल जो थे वो टैक्स के रूप में वसूलते थे। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए तो हाथी, ये ट्रिब्यूट है एक तरीके की। जैसे एलिफेंट्स थे तो एलिफेंट्स को राजा महाराजा जो एम्परर थे वो लड़ाइयाँ होती, युद्ध होते तो उसमें मांग लेते थे उनसे। टिम्बर लकड़ी मांगते थे उनसे। हनी, टिम्बर में जूट होता है वैसे, हनी शहद मांगते थे एंड वैक्स जो मोम होता है ना, मोम वगैरह जो है मॉडर्न ऑफिशियल्स के लिए उनको लिया जाता था। तो ये ट्रिब्यूट है। ठीक है, तो क्योंकि वो जंगल में जो रहने वाले क्षेत्र थे, तो जंगल में जो सामान अवेलेबल होगा तो वही तो उनसे टैक्स के रूप में वसूला जाएगा, तो ये सब लोग वहाँ से ये वसूलते थे। ओके, अब आता है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। तो चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।